हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का अर्थशास्त्र के पार्ट 1 अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 1 के अर्थशास्त्र के पार्ट 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैनल पर बनाकर डाल दिए हैं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। कृषि एवं उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक वस्तु का उत्पादन करते हैं। इन कार्यों के लिए सहायक संरचना जैसे पूंजी ढांचा, सामाजिक और आर्थिक सहायक या आधार संरचना होती है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चिका रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय क्या है, यह दो देश के विकास के स्तर की तुलना करने के लिए पर्याप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। देखिए, राष्ट्रीय आय से देशों के आर्थिक विकास के स्तर की तुलना करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जनसंख्या समान हो सकती है। इसलिए दो देशों के विकास के स्तर की तुलना करने के स्तर प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों हो गया आपका दूसरा का उत्तर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या चिका रहा है, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस स्तर का मापदंड का प्रयोग करता है, इस मापदंड की क्या सीमाएं हैं। तो दोस्तों, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक विभिन्न देशों को वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रमुख मापदंड है, जो देखिए नीचे लिखा हुआ है। मापदंड के रूप में 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 में किया गया है। 2004 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय, जिन देशों की 2004 में, कब की बात बोला, 2004 में, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष है या उससे अधिक है, उन्हें समृद्ध देश, या जिन देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 37,000 रुपया है उससे या उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश की श्रेणी में रखा गया। कौन सा आय वाला? निम्न आय वाला। परंतु प्रति व्यक्ति आय के वितरण की असमानताओं को छिपा देती है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय जो क्या होता है, वितरण की आय की वितरण की असमानताओं को क्या कर देती है, छिपा देती है। ठीक, तो देखिए हो गया आपका दोस्तों, ये हो गया आपका तीसरा का उत्तर। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, औसत अथवा प्रति व्यक्ति आय क्या है, विश्व बैंक ने इस आधार पर विभिन्न देशों को किस प्रकार वर्गीकरण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देने से जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। क्या कहते, प्रति व्यक्ति आय या औसत, यानी कुल जनसंख्या से क्या करना, राष्ट्रीय आय में भाग देना, राष्ट्रीय आय में भाग देना। विश्व बैंक के इस आधार पर उच्च आय वाले देश विकसित देश और निम्न आय वाले देश विकासशील देश के रूप में देशों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा चौथा का उत्तर ये हो गया दोस्तों। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या चिका रहा है कि विश्व विकास को मापने का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मापदंड किस प्रकार विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक ने 2006 के अपने विश्व विकास प्रतिवेदन में विभिन्न देश को वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को मापदंड के रूप में प्रयोग किया है। किसको प्रयोग किया, प्रति व्यक्ति आय को। ठीक बोला। इसके आगे देखिए, परंतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP विभिन्न देशों की तुलना या वर्गीकरण करने के लिए मानव विकास प्रतिवेदन जो 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित कर रही है, मापदंड के रूप में प्रयोग करती है। यानी देखिए मानव विकास प्रतिवेदन है ना, इसका भी क्या कर रही है, प्रयोग करती है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा कि इसमें देशों के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार के रूप में लिया जाता है। यानी ये देखिए शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार भी लिया गया। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका पांचवा का उत्तर। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग की क्या सीमा है, विकास से जुड़े उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा औसत या प्रति व्यक्ति आय किसी देश की विकास की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इसके द्वारा दो या दो से अधिक देशों के विकास के स्तर की तुलना करते हैं, पर यह धारणा आय के वितरण की असमानताओं को छिपा देता है। उदाहरण के लिए औसत आय से किसी देश के नागरिकों का आय का वितरण तथा जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। यानी क्या होता है कि इस पूरी जानकारी से नहीं मिल पाती है जो आर्थिक विकास के मापदंड है, जो आर्थिक विकास के क्या है, मापदंड है। तो ये दोस्तों क्या आपका छठा का उत्तर। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या सिखा रहा है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी देश जो विकसित कर चुके हैं वे विकास के स्तर को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसी स्तर को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। परंतु पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार विकास का वर्तमान
प्रकार एवं स्तर धारणीय नहीं है। इसका कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन तथा दुरुपयोग है। यानी प्राकृतिक संसाधन के कारण अत्यधिक विदोहन तथा दुरुपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरण, जीवन धारण और भूमंडल के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो रही। कई समस्याएं क्या हो रही, उत्पन्न हुई है, जो विकास की गति में बाधक है, जो विकास की गति में बाधक। तो ये हो गया आपका दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। देखिए 8वां नंबर बोला आर्थिक विकास के प्रमुख आर्थिक कारकों को उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास के प्रमुख कारक में सबसे पहला कारक है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा पहला, प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या कहते हैं, तो भूमि, जंगल, नदी आदि प्राकृतिक संसाधन है जो किसी देश के प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन पर श्रम एवं पूंजी का प्रयोग कर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। दूसरा पूंजी निर्माण। तो देखिए पूंजी निर्माण क्या है, तो बोला अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यानी किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का विकास करना तो क्या चाहिए, पूंजी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इससे श्रम की उत्पादकता, अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि होती है। अगला देखिए क्या चाहिए कि तकनीकी विकास है। तो इसका देखिए क्या है, इसका अभिप्राय श्रेष्ठ तकनीक एवं आधुनिक विधियों के विकास तथा प्रयोग से। तकनीकी विकास उपलब्ध साधनों का कुशलतम प्रयोग तथा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। अगला देखिए कौन सा कारक, मानवीय संसाधन है। तो देखिए मानवीय संसाधन क्या है, तो आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से ही उत्पादन के अन्य साधनों का प्रयोग तथा उत्पादन के प्रक्रिया को संभव हो पाता है। यानी देखिए आपका ये मानवीय संसाधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए। 9वां नंबर क्या चाहिए बोल रहा है कि देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बिहार के आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में आर्थिक विकास के प्रायः सभी मापदंडों पर यह देश के अन्य सभी राज्यों से नीचे है। यानी बिहार के जो काची आर्थिक विकास है सभी राज्य से क्या है, नीचे है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार वासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम, यानी बिहार के लोग के उसका प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि पर 2.5% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यानी जनसंख्या वृद्धि बिहार की काची अन्य राज्यों से अधिक है। यहाँ की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम, यानी यहाँ के जो साक्षरता दर है काची अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही क्या चाहिए, कम है, बहुत ही कम है। ठीक बोल रहा बहुत ही कम है, 47.53 है। यानी बिहार की जो साक्षरता दर है 47.53। बिहार की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अब बिहार की 42% जो जनता है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। गरीबी रेखा के काचे आते हैं, नीचे आते हैं। गरीबी रेखा के देखिए नीचे आते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका 9वां का उत्तर। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलो अधिसंरचना विकास की दृष्टि से बिहार की क्या स्थिति है। तो अधिसंरचना विकास की दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में पीछे है। यानी क्या दृष्टि है, पीछे। यानी बिहार क्या चीज, पीछे। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग कम है। कृषि, उद्योग, व्यापार के लिए राज्य में सड़कों की स्थिति दयनीय है। देश के सबसे अधिक निरक्षर बिहार राज्य में, यानी सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ है, बिहार में। राज्य के स्वास्थ्य सेवा भी जर्जर की अवस्था में, यानी राज्य के जो स्वास्थ्य वो भी क्या चीज, खराब है। जर्जर मतलब खराब है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है कि बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार आर्थिक दृष्टि से कैसा राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके विकास का स्तर बहुत निम्न है। पिछले दशक के अंतर्गत जहां पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के राज्यों का बहुत तेजी से विकास हुआ, वहां बिहार के विकास की दर बहुत धीमी रही। उड़ीसा के बाद हमारे राज्य में निर्धनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी हम लोग सबसे आगे है निर्धनता में, और सेकेंड नंबर पर उड़ीसा। बोला क्या चीज, निर्धनता में जीवन यापन करते हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि इस राज्य में विकास की संभावना नहीं हो रही। विभाजन के पश्चात खनिज संपदा से वंचित हो जाने पर भी बिहार का गन्ना, जूट, चाय आदि कई प्रकार के व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता है। यानी जब हम लोग झारखंड से अलग हो गया तो हम लोग को क्या चाहिए हुआ था, खनिज उनिज नहीं मिला था। इसके अलावा भी हम लोग क्या चाहिए, खनिज नहीं रहने के बाद भी हम लोग गन्ना, जूट, चाय के उत्पादन क्या चाहिए कर हमेशा कर रहे हैं। तथा राज्य की कृषि आधारित उद्योग का विकास संभावना बहुत अधिक है। यानी हम लोग जो कृषि वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बहुत कर रहे हैं। ठीक, यह संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार राज्य के विकास के अवरोध को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। इससे राज्य में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज हुई। यानी कहने का मतलब क्या चाहिए कि बिहार में धीरे धीरे विकास की अवधि अभी चल रही है, यानी विकास हो रहा है बिहार में। ठीक, तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारी आवश्यकताओं का विकास से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही विकास का प्रयास करता है। मानवीय आवश्यकताओं अनंत एवं असीमित है तथा उनकी कोई सीमा नहीं, परंतु उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति आवश्यक है। आज विश्व के विभिन्न देशों को प्राय 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, विकसित एवं विकासशील। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान ये सब विकसित है। आदि देश को विकसित देश की श्रेणी में रखा गया क्योंकि इन देशों में प्राय अपने सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।
विकसित देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बहुत आसानी से हो जाती है। इसके विपरीत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि, ये सब जो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश आदि जो अर्ध विकसित अथवा विकासशील देशों के उदाहरण है। विकास का स्तर यहाँ निम्न है होने के कारण क्या यहाँ निर्धन देशों की श्रेणी में, ये हम लोग कौन सा देश के श्रेणी में आते हैं? निर्धन के देश में श्रेणी में आते हैं। तथा इनके निवासी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, यानी हम लोग को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, यानी हम लोग वंचित है। क्या चाहिए? वंचित है। देश के अल्प विकास के कारण ही हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन है। हम लोग की जनसंख्या जो क्या चाहिए? निर्धन है, यानी गरीब है हम लोग, और उसकी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती थी। ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।